नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल आईएएस विद हरिमोहन। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, घर पे रहिए, तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ आईएएस विद हरिमोहन और लगातार मेरी वीडियोस देखते रहिए जो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिखाती रहेगी, समझाती रहेगी। दोस्तों, जैसे कि मैं अब नया चैप्टर स्टार्ट कर चुकी हूँ जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। पिछली क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन माने पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार क्या होते हैं। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन माने स्वपोषण क्या होता है, स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण कैसे होता है, किस किस में होता है, ये सब मैं आज इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करूँगी। चलिए चलते हैं टॉपिक के अंदर और सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हमने कहा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। माने वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव सिंपल चीज़ों को बाहर से लेते हैं और इसके बाद इसे एनर्जी की फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए जो कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स माने प्लांट्स को, राइट, मेन जो सोर्स होता है एनर्जी का वो कार्बन होता है। तो कार्बन जो कि एनर्जी का सोर्स है उसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर से माने एयर से कलेक्ट करते हैं, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll। और इसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो होता है वो क्लोरोफिल के अंदर होता है, क्लोरोफिल करता है और इसके लिए एनर्जी जो मिलती है, इसके लिए जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य के प्रकाश माने सनलाइट से मिलती है। प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट की जिस फॉर्म में फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट बनाती है वो है आपकी ग्लूकोज और इसके बाद वो फॉर्म जिस फॉर्म में खाना स्टोर रहता है वो है स्टार्च। देखिए आपके सामने मैंने राइट हैंड साइड में एक डायग्राम बनाया है जिसमें लीफ का डाइसेक्शन करके दिखा रखा है, लीफ की सेक्शन कटिंग आपके सामने दिखा रखी है। तो देखिए ये डायग्राम क्या कहता है कि पौधों की किचन होती है लीव्स और लीव्स में अलग अलग पोर्शंस को हाईलाइट किया है। यहाँ इन्होंने एक लिखा है मिडरिप, लेमिना, लीफ ब्लेड और वेन्स। ठीक है, मिडरिप जो होती है वो सबसे मोटी वेन होती है। एग्जैक्टली ये जो वेन्स होती हैं ये कंडक्शन का काम करती हैं, माने संवहन का काम करती हैं और इनके पास जो टिश्यूज होते हैं वो है जाइलम और फ्लोएम। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है लेमिना। लेमिना लीफ ब्लेड जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इस ग्रीन कलर के लीफ ब्लेड का जब हमने टीएस काटा तो हम देखते हैं, टीएस माने ट्रांसफर सेक्शन, तो हम देखते हैं कि हमें इसकी अपर लोअर लेयर मिलेगी और नीचे वाली लेयर मिलेगी। तो जो आउटर मोस्ट अपर लेयर है दैट इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस और नीचे वाली जो लेयर है इट इज़ कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। हम देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो एपिडर्मिस है वो लगातार कंटिन्यूअस है और नीचे वाली एपिडर्मिस में हमें पोर दिखाई दे रहा है। तो ये जो पोर हैं यही गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इन पोर्स का नाम है स्टोमेटा। अपर लेयर पे स्टोमेटा बहुत कम होते हैं या तो होते ही नहीं है या फिर बहुत कम होते हैं। द रीज़न बीइंग कि अगर अपर लेयर पे स्टोमेटा होंगे तो ट्रांसपिरेशन डायरेक्ट होगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी का लॉस होगा, इसीलिए स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो पत्ती का बीच वाला पोर्शन है, इस बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं मीजोफिल और मीजोफिल की जो सेल्स होती हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट बहुत बड़े अमाउंट में पाया जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपूर्ण कराने में सहायक होता है। यहाँ आपके सामने लिखा था नाम गार्ड सेल लिखा था। ये हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे गार्ड सेल क्या होती है, गार्ड सेल का काम क्या होता है। चलिए पहले मैं बता दूं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है। क्या होता है मैंने बता दिया, अभी कितने तरह का होता है ये बता रहे हैं। तो बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो तरह का है, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। इन दोनों ही तरह के स्वपोषण में जीव अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटो माने लाइट और कीमो माने केमिकल्स। तो यहाँ पर ऊर्जा किस स्रोत से
प्राप्त की जाती है कार्य को करने के लिए, इसके आधार पर स्वपोषण का प्रकार है ये। जब स्वपोषण करने के लिए ऊर्जा प्रकाश से ली जाती है तो इस तरह का पोषण क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अगर ऊर्जा रासायनिक यौगिकों के विघटन से प्राप्त की जाती है, केमिकल्स के ब्रेकडाउन से एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, तो इस तरह के भोजन निर्माण की प्रक्रिया को कीमोसिंथेसिस माने रासायनिक संश्लेषण कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस करते कौन है? फोटो ऑटोट्रॉप्स करते हैं। कीमोसिंथेसिस करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स करते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी ली जाती है वो सनलाइट से ली जाती है और कच्चा माल होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये प्रोसेस जो होती है वो सारे ग्रीन प्लांट्स में होती है, राइट। इसके बाद जो कीमोसिंथेसिस होती है उसे कीमो ऑटोट्रॉप्स करते हैं। इसके ये जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो ऑक्सीडेशन से यूज़ करते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। और इसके बाद वो जो कंपाउंड्स के ब्रेकडाउन से, ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है, उससे फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस किया जाता है जो फर्दर एनर्जी के सोर्स की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर बैक्टीरिया जो है वो H2S यूज़ करता है और इसके बाद वो सल्फेट या H2S से एनर्जी ले रहा है। नाइट्रोसोमोनास है वो ऑक्सीडाइज करता है, अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसमें? नाइट्रेट और नाइट्राइट में। और नाइट्रेट कुछ जाने पहचाने से नाम लग रहे हैं, ये हम नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत आता है ये नाम, ठीक है। एयर में कितनी नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद भी हम सबकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बट एयर में डायरेक्ट नाइट्रोजन होते हुए भी हम उस नाइट्रोजन को अवेल नहीं कर सकते हैं। और ये जो नाइट्रोजन है इसको यूज़ करने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के पास है। बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को यूज़ करके सिंपल कंपाउंड्स बनाती है और इसके बाद इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में। इसके और ये नाइट्राइट और नाइट्रेट प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद अमीनो एसिड्स बनाते हैं और ये अमीनो एसिड्स भोजन के माध्यम से हम अपने शरीर में लेकर के जाते हैं जिससे नाइट्रोजन की हमारी कमी पूरी होती है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपको नाइट्रोजन साइकिल का भी ओवरव्यू दिया। चलिए अब हम डिटेल स्टडी करते हैं आज की इस क्लास में फोटोसिंथेसिस को। देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं इस क्लास में डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। या आप भी समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि वो आधे घंटे की या 35 मिनट की वीडियो में ख़त्म हो जाए। अगर आप फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, और साथ ही साथ में जो भी आपको और क्वेश्चंस जानने हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात तो देखिए, अगर आप पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करिए जहां मैं आपके साथ सारे फैक्ट्स डिस्कस करूंगी। बट जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनमें से बहुत हद तक मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करने की पूरी कोशिश की है। पहले तो आप सब जानते हैं, डिफाइन करने की हमें बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है, दुनिया जानती है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिसमें वो कच्चे माल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा के स्रोत के तौर पे वो सूर्य के प्रकाश को यूज़ करते हैं और पौधों के पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो इस क्रिया को करने में उसकी सहायता करता है। यहाँ पर आपके सामने फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड रिएक्शन दे रखी है। बहुत सारी जगह पे सिंपल लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, बट दिस इज नॉट द एक्यूरेट रिएक्शन। एक्यूरेट रिएक्शन क्या है? 6 CO2 प्लस 12 H2O इज इक्वल टू C6H12O6 इस ग्लूकोज प्लस 6 O2 प्लस 6 H2O, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन में ये जो 12 H2O दे रखे हैं, इस 12 H2O का अपना खुद का मीनिंग है जो हम इसकी हिस्ट्री के साथ आपको बताएंगे। क्या ज़रूरत पड़ी थी जब हमें 6 वाटर मॉलिक्यूल निकालने ही थे तो हमने 12 क्यों लिए? 6 वाटर मॉलिक्यूल लेकर के भी हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं करता और सारी की सारी ऑक्सीजन माने 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जो रिलीज़ हो रहे हैं वो सिर्फ वाटर के ब्रेकडाउन से रिलीज़ होते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन में वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं। चलिए तो प्रोसेस बताएं। फोटोसिंथेसिस मेनली 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। वन इज़ अ लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड इज़ अ डार्क रिएक्शन, ठीक है।
लाइट रिएक्शन में वो क्या काम करता है ये बताती हूँ मैं आपको। लाइट रिएक्शन में पहले 2 स्टेप हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और इसके बाद जो होता है पूरे दिन पानी का ब्रेक डाउन होता है। पानी का ब्रेक डाउन इज इक्वल टू H2O टूटा किसमें, 2 H+ आयंस प्लस हाफ O2, राइट। ऑक्सीजन कभी अकेले नहीं रहती है, O2 की फॉर्म में रहती है, इसीलिए हम इसको बैलेंस करने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन दिखाने के लिए हमें से हाफ O2 लिखना पड़ता है। चलिए, ये पानी का ब्रेकडाउन हुआ दिन में, पूरे दिन पानी का ब्रेकडाउन होता है। जब तक लाइट मिलती रहेगी तब तक प्लांट नेक्स्ट स्टेप में एंटर नहीं करेगा, वो सीधे सीधे क्या करेगा, पानी का ब्रेकडाउन करता रहेगा और ऑक्सीजन रिलीज करता रहेगा। ये जो H+ आयन स्टोर हुए हैं ये वो तब यूज में लेकर के आएगा जब लाइट मिलनी बंद हो जाती है। थर्ड स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें एग्जैक्टली खाना बनता है। तो जितना भी CO2 है आपका, उस CO2 में क्या मिल जाते हैं, ये जो H+ आयन आपने बनाए हैं। तो बिकॉज किसी भी कंपाउंड में H+ आयन का जुड़ना इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो हमने इसीलिए बोला कि रात को क्या बैठ के होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि कार्बोहाइड्रेट बन सके। अब यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि दिन में प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को लेते हैं और पानी को तोड़ते हैं। पानी के टूटने की इस प्रक्रिया पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इसे टेक्निकल नाम क्या दिया जाता है। तो दिस टेक्निकल नेम इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। फोटो माने लाइट, लिसिस माने ब्रेकडाउन। लाइट की प्रेजेंस में पानी का ब्रेकडाउन इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखिए, जब प्लांट्स इस काम को कर रहे थे, गैसेस एक्सचेंज कर रहे थे और उन्होंने CO2 एब्जॉर्ब की थी, उसी टाइम पे वाटर का बहुत बड़े अमाउंट में लॉस होता है। तो दिन के टाइम पे जब वो स्टोमेटा खोलते हैं तो उन्हें वाटर बहुत बड़े अमाउंट में रिलीज़ करना पड़ता है। इसी चालाकी को, ठीक है, इसी चीज़ को समझते हुए ये जो कैंप प्लांट्स होते हैं, डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, ये कैंप प्लांट क्या करते हैं, दिन में अपने स्टोमेटा खोलते ही नहीं है। क्योंकि स्टोमेटा खोलेंगे गैस को लेने के लिए, CO2 को लेने के लिए, उसी टाइम पे इनको क्या है, बहुत बड़े अमाउंट में पानी की कीमत चुकानी पड़ेगी। एयर कहेगी कि मुझे फीस चाहिए, ठीक है, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप हर जगह चलता है। एयर कहती है अगर आप मुझसे कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो मुझे पानी दो, लेकिन ये तो चालाकी दिखाते हैं। ये कहते हैं कोई बात नहीं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रात को ले लेंगे, रात को एयर से कहीं कार्बन डाइऑक्साइड चली नहीं जाएगी, लेकिन हम पानी की कीमत नहीं चुकाएंगे क्योंकि हमारे पास पानी क्या है, बहुत बहुत कम है। तो कैंप प्लांट्स दिन में स्टोमेटा नहीं खोलते हैं। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। और आपके लिए बहुत नॉलेजफुल चीज़ है कि कैंप प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, डिजर्ट प्लांट होते हैं, कैंप प्लांट डिजर्ट प्लांट होते हैं जो दिन में अपने स्टोमेटा नहीं खोलते हैं, और ये CO2 भी कब लेते हैं, रात को लेते हैं। तो यहाँ मैंने बताया कैंप प्लांट्स आर डिजर्ट प्लांट्स दैट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. चलिए नेक्स्ट चले हम आपके साथ। अब यहाँ पर आपके सामने 5-6 नाम हमने दे रखे हैं, जिन 5-6 नामों पे खुद डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप जैसे ये पहला नाम आता है, खुद आपने अगर कंपटीशन के क्वेश्चंस आज तक कभी भी अटेंड किए होंगे तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा कि ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया। आप तुरंत आंसर लिख देते हो, जोसेफ प्रिस्ले ने, ठीक है। ये ठीक है कि जोसेफ प्रिस्ले ने किया था। अब आता है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी निम्नलिखित में से कौन से सन में की गई थी, जहाँ पर 1770 भी लिखी हुई है और 1774 भी लिखी हुई है। तो द करेक्ट आंसर है 1774। हालांकि प्रिस्ले ने एक्सपेरिमेंट जो किए थे, सीरीज जो की थी, वो 70s में की थी, ठीक है, लेकिन उस दौरान उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने ये जो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे दिखा रखा है, आपको जाना पहचाना सा लग रहा है ये डायग्राम भी। इन्होंने क्या करा था, प्रिस्ले ने ऑक्सीजन को डिस्कवर करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, और उस टाइम पे उन्होंने एक बेल जार लिया, उस बेल जार को उल्टा करके रख दिया, उसके अंदर एक कैंडल जलाई और चूहा रखा। थोड़ी देर में देखा कि दोनों ने ही जो सराउंडिंग से यूजफुल गैस थी वो ले ली, ख़त्म हो गई, और इसके बाद चूहा भी मर गया और कैंडल भी बुझ गई। थर्ड डायग्राम में जब हमने बात करी तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक मिंट का प्लांट रख दिया। ये भी क्वेश्चन है कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा प्लांट यूज़ किया था, मिंट का प्लांट यूज़ किया था। तो यहाँ पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट मिंट का प्लांट रखा, तो सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो गई, ना चूहा मर रहा है ना कैंडल बुझ रही है। तो इन्होंने कहा कि कोई तो एक ऐसी गैस थी जो चूहे ने पहले वाले एक्सपेरिमेंट्स में
चूहों और कैंडल ने यूज़ कर ली और सराउंडिंग में कोई पॉइजनस गैस रिलीज़ करी, जिसकी वजह से उन दोनों की डेथ हो गई। लेकिन ये जो मिंट का प्लांट है ये क्या करता है, इनको ज़रूरी वाली गैस देता है और ये जो गैस रिलीज़ करते हैं जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो रहा था, ठीक है, उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बदले में इनको जीवनदायन गैस देते हैं। तो बाद में इस जीवन देने वाली गैस का नाम ही क्या रखा गया, ऑक्सीजन रखा गया। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जब इन्होंने 70s में किया था तो इन्होंने बताया था कि एयर इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो 70s के एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू व्हाट, एयर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इट्स ऑल्सो important for the growth of the plants, but he discovered oxygen in 1774। इसके बाद थे इंजन हॉर्स। इन्होंने सेम बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने इस सेटअप को उठाया और लाइट में रखा। काम चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को, सेटअप को उठा के कहाँ रखा, अंधेरे में रखा, उसके बाद सारी प्रोसेसेस रुक गई। फिर उठाया, लाइट में रखा, फिर उठाया, डार्क में रखा। इन्होंने कंक्लूजन किया कि अगर हम लाइट में रखते हैं तो प्रोसेस चलती है, डार्क में रखते हैं तो प्रोसेस नहीं होती है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट इज एसेंशियल। तो लाइट इज एसेंशियल किसने कहा, इंजन हॉर्स ने कहा। जूलियस रॉबर्ट मेयर ने बोला कि प्लांट लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। मैंने खुद एग्जाम में क्वेश्चन देखा था और सॉल्व भी किया कि आज की डेट में प्लांट्स को जो प्रोड्यूसर नाम, उत्पादक हम नाम पहले यूज़ करते थे, अब नया नाम उसको क्या यूज़ किया था उत्पादक के प्लेस पे, तो हम इसको ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि कन्वर्ट है, ये कन्वर्ट करते हैं किसको, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो पैदा नहीं करते, ये पुराना ट्रैक था, पुराना ट्रेंड था कि ये पैदा करते थे, ये पैदा नहीं करते हैं, ये उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। और ऊर्जा को ना कोई नष्ट कर सकता है ना पैदा कर सकता है, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये ट्रांसड्यूसर्स हैं, ये कन्वर्ट करने वाले हैं। चलिए इसके बाद आते हैं जूलियस वॉन शैक। इन्होंने बताया कि प्लांट्स जिस प्रोडक्ट को बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद, ये है ग्लूकोज, ठीक है। इसके बाद TW एंगलमैन ने ये बताया कि क्लोरोफिल कैसे काम करता है। और जो लास्ट वाली स्लाइड में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 12 मोल ऑफ H2O ही क्यों लिए जाते हैं, तो मैंने वहाँ भी बताया था आपको कि ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है वो 100% ऑक्सीजन रिलीज़ होती है किससे, वाटर मॉलिक्यूल से, पानी के ब्रेकडाउन से। वो CO2 से बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं होती है। और इस बात को जिन साइंटिस्ट ने हम सबके सामने ला करके सामने रखा था वो थे, दैट इज कॉर्नेलियस वॉन नील। इन्होंने कहा ही अनकवर्ड दैट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाय प्लांट is from water and not from carbon dioxide. He also gave the general photosynthesis equation and he also discovered the light reaction of photosynthesis. Right? I think you will understand. चलिए अब बताते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं फोटोसिंथेसिस की। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स यही है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। हम यहीं आके अटक जाते हैं। लेकिन इसके अलावा हम जानते हैं कि जब भी हम प्लांट्स को ग्रो कराते हैं तो हम अपने पेड़ों को खाद पानी देते हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। तो प्लांट्स को बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। इन तीन चीज़ों के अलावा अगर टाइमली इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया जाता है तो प्लांट्स की डेथ हो जाती है, राइट। तो ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है। ये सब मिट्टी के थ्रू प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। और मिट्टी में सूखे फॉर्म में प्लांट नहीं एब्जॉर्ब करता है, मिट्टी में ये क्या है, पानी में घुल जाते हैं और जैसे जैसे पानी ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, पानी जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये मिनरल्स भी प्लांट के पास पहुंचते हैं। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है इसीलिए फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में हम किसको यूज़ करते हैं, NPK, ठीक है। आप अच्छे से जानते होंगे इन तीनों नामों को। चलिए डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। नंबर 1 इज़ व्हाट, पहला वाला पॉइंट क्या कहता है, द प्लांट ड्रॉन अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू दी रूट्स, ठीक है। तो पानी कहाँ से गया, रूट से ऊपर गया। इसके बाद पत्तियों ने क्या करा हेल्प करने के लिए, पत्तियों ने ये ली कार्बन डाइऑक्साइड, द लीव्स टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन, राइट। ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। काम करने के लिए जो ऊर्जा है वो सूर्य देवता दे रहे हैं आपको यहाँ पर। और थर्ड पॉइंट में हमने बोला कि इन सारी प्रोसेसेस को करने के लिए जो रिएक्शन सेंटर की तरह काम कर रहा है, वो जगह जहाँ पर ये सब इकट्ठे होकर के काम कर सकें, वो साइट कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को लेता है और इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज करके एक्साइटेड कर देता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंटिन्यूअस हो सके, राइट।
तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोरोफिल। जिसके पास क्लोरोफिल है वही फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। राइट, चलिए फिर नेक्स्ट पे चले। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट, हालांकि देखिए आपको एकेडमिक एग्जाम तो देना नहीं है, आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, लेकिन कंपटीशन में भी क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते हैं, थियरी में से ही एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं, ये बड़ा कॉमन सा एक्सपेरिमेंट है और बच्चे इसके बारे में जानते भी बहुत अच्छे तरीके से होंगे। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट सी लाइन है जो अक्सर आपसे पूछी जाती है, और वो लाइन होती है इस सेटअप में कि सबसे बड़ी चीज़ ये अल्कोहल क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल की जब बात आएगी तो मैं अभी पहले शुरू से चलूँ, नंबर 1 2 3 इस तरीके से चलेंगे, तब हम आपको समझा पाएंगे कि अल्कोहल क्यों यूज़ किया था। बट क्वेश्चन में अल्कोहल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए पहली चीज़ तो हमने क्या करी, एक प्लांट लिया, पॉटेड प्लांट लिया। इस पॉटेड प्लांट को हमने क्या करा, धूप में रखा ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। लेकिन पत्ती के हमने एक पोर्शन पे क्या करी, एल्यूमिनियम फॉइल या ब्लैक पेपर या कुछ भी ऐसी चीज़ कवर कर दी जिससे वहाँ फोटोसिंथेसिस ना हो पाए। ठीक है, तो थोड़े दिनों में 2-3 दिन में हम देखते हैं इस पत्ती के 2-3 अलग अलग तरीके से पोर्शन दिखाई देते हैं। ये जो अलग अलग पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, कहीं ग्रीन होता है कहीं ग्रीन नहीं होता, ऐसी पत्ती को बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। राइट, माने इसमें कहीं कहीं पे ग्रीन कलर है और कहीं कहीं पे ग्रीन कलर नहीं है। देन बी डायग्राम में हमने देखा कि ये जो वेरीगेटेड लीफ है, इस वेरीगेटेड लीफ को हम अल्कोहल में बॉईल कर रहे हैं। तो यही तो वो क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अल्कोहल क्यों यूज़ किया। तो देखिए अल्कोहल यूज़ करने का मेन कारण यहाँ पर ये था कि अल्कोहल है वो सारा के सारा बाहर निकल जाता है और क्लोरोफिल हमें नहीं चाहिए, इससे हमारा टेस्ट डिस्टर्ब हो सकता है। हमें बस एक कंपाउंड चाहिए होता है स्टार्च, बाकी चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं। चलिए इसके बाद इस पत्ती को निकाला, पैट्री डिश में रखा, डिकलराइज हो गई है। क्यों, क्योंकि इसमें से क्लोरोफिल सारा के सारा बाहर चला गया। किसकी मदद से गया, अल्कोहल की मदद से। लास्टली हमने क्या करा, इस पत्ती पे लिया और स्टार्च जहाँ जहाँ है या फिर पत्ती पे हमने आयोडीन डाला। स्टार्च की एक आदत होती है कि जब भी वो आयोडीन के कांटेक्ट में आता है तो नीले रंग का हो जाता है। तो जहाँ फोटोसिंथेसिस हुई वहाँ स्टार्च होगा, जहाँ स्टार्च होगा वहाँ आयोडीन नीला रंग देगा। लेकिन जहाँ फोटोसिंथेसिस हुई ही नहीं वहाँ पर स्टार्च भी प्रेजेंट नहीं होगा, और स्टार्च नहीं होगा तो वहाँ पे नीला रंग भी नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि लाइट क्या होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, और लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। अब एक एक्सपेरिमेंट, चलिए जब हमने बात कर ली इसके बारे में तो अब हम दूसरी जगह चलते हैं। तो हम कहते हैं भाई ये जो गैस है, पहली रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर ली, कौन सी, लाइट की। सेकेंड रिक्वायरमेंट पे हम चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के पास पहुंचती कैसे है, तो कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां लेती हैं। पत्तियों का कौन सा हिस्सा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर कराता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर कराता है स्टोमेटा, जो पत्ती की लोअर सरफेस पे प्रेजेंट थे। इन छोटे छोटे पोर्स को क्या कहा गया था, स्टोमेटा कहा गया था। तो ये स्टोमेटा एग्जैक्टली क्या करते हैं, ये खुलते हैं तो गैस अंदर जाती है और पानी बाहर निकलता है। एयर की फीस क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को सेल आउट करने की, अगर वो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है तो बदले में फीस के तौर पे प्लांट से पानी की डिमांड करता है, और अगर पानी प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो उसको ये फीस पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इसने गार्ड खड़े करे हुए हैं। ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा की सेल्स क्या कहलाती हैं, स्टोमेटा की सेल्स का स्पेसिफिक नाम ही है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स खुलती हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, एयर बाहर चली जाती है, एयर अंदर चली जाती है और पानी बाहर चला जाता है। स्टोमेटा के पोर बंद तब होते हैं जब ये गार्ड सेल्स सिकुड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, तो हम कहते हैं इस सारे प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करता है पानी। जैसे ही पानी नीचे से आता है और ये गार्ड सेल फूल जाती हैं, फूली हुई गार्ड सेल को बोलते हैं टर्जिड। राइट, टर्जिड, GID। जब आपने प्लांट का सेल वॉल पढ़ा था तो वहाँ पर टर्गर प्रेशर पढ़ा था। ठीक है, टर्गर प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, जो वॉल्स पे लगता है। इसके बाद अगर वो सिकुड़ जाती है तो उसे साइंटिफिकली बोलते हैं फ्लैशिड। तो स्टोमेटा के बारे में अब हम बताएं। स्टोमेटा आर द टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। फिर हमने कहा मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। द गार्ड सेल स्वेल्स, फूल जाती हैं व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जब पानी इनके अंदर आता है।
causing the stomatal pore to open. Similarly, the pores closes if guard cell shrink. ठीक है, तो पोर तब बंद हो जाता है जब गार्ड सेल सिकुड़ जाती हैं, इसके पास पानी नहीं होता। और ये दोनों ही चीज़ें टर्जिड और फ्लैसिड होना किस बात पे डिपेंड करता है? पानी पे डिपेंड करता है। चलिए, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ तो गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड सच में प्लांट्स के लिए ज़रूरी है कि नहीं है, इसे भी हम एक्सपेरिमेंट की मदद से यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी बुक्स में जो एक्सपेरिमेंट है, बेसिक एक्सपेरिमेंट है, वो दे रखा है हमारे सामने, ये KOH वाला। ठीक है, दोनों ही केसेस में KOH दे रखा है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी KOH दे रखा है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी KOH दे रखा है, लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। ये वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें पत्ती के हाफ पोर्शन को लेते हैं और एक बॉटल में डिप करा देते हैं जिसमें KOH रखा हुआ है। KOH सराउंडिंग से सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये CO2 का एब्जॉर्बर होता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इतने पोर्शन में CO2 नहीं है। आधा पोर्शन जो एयर में एक्सपोज है, जिसको जहाँ से क्या मिल रही है, इसको CO2 मिल रही है। अब पत्ती को 2-3 दिन रखा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद इन्होंने देखा कि पत्ती में 2 तरह के कलर दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा इस पत्ती पे जब हमने आयोडीन टेस्ट किया तो जहाँ जहाँ फोटोसिंथेसिस हुई, और ये फोटोसिंथेसिस वहाँ हुई है जो रीजन CO2 में एक्सपोज्ड है, और जो रीजन इस बॉटल के अंदर बंद था, जहाँ KOH प्रेजेंट था और CO2 नहीं मिल पाई, वहाँ पर ना तो स्टार्च बना और ना ही उसने आयोडीन के साथ पॉजिटिव टेस्ट दिया। सेम ऐसे ही ये NCERT का डायग्राम है जिसमें यहाँ दिखाया गया है कि इस प्लेट के अंदर क्या रखा है, KOH रखा हुआ है, और KOH ने क्या करा, इस सराउंडिंग से सारी की सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। क्योंकि CO2 यहाँ नहीं थी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, इसलिए इसमें पत्तियों की संख्या कम है। दूसरे वाले बेलजार एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा है, इसमें कोई KOH नहीं है, कोई CO2 कहीं जा नहीं रही है, ठीक है, तो CO2 यहाँ है, तो फोटोसिंथेसिस भी एज सच प्रोसेस चल रही है। चलिए, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट से पार्ट पे। लास्ट किसी भी क्लास के बाद जो हम करते हैं वो है एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा अभी तक कि ऑक्सीजन किसने डिस्कवर करी, इस बारे में बात करें। एंजलमैन ने क्या बताया था? एंजलमैन ने बोला था कि लाइट इज एसेंशियल। प्रिस्ले ने क्या बोला था? प्रिस्ले ने ऑक्सीजन डिस्कवर की थी, बिल्कुल की थी, ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? प्रिस्ले। फिर इन्होंने बोला रॉ मटेरियल यूज्ड इन द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कौन कौन से? ग्लूकोज, स्टार्च, फ्रक्टोज नहीं, प्रोटीन, फैट नहीं। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इज करेक्ट ऑप्शन। द ग्रीन पिगमेंट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस कौन सा था? फाइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कोई सा भी नहीं, बिल्कुल क्लोरोफिल है। इसके बाद एक्सेप्ट प्लांट्स विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो हमने कहा देखिए फंजाई में तो होता ही नहीं है, पैरामीशियम और अमीबा एनिमल हैं, ऑप्शन आता है सही ए, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। दोस्तों, आज की क्लास में मैंने आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट सा सेक्शन डिस्कस किया, फोटोसिंथेसिस। आपको भी पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बायोलॉजी का, जो अलग अलग तरह के सारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और बेल आइकन दबाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको जो भी कोई क्वेश्चन हो, जो भी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछिए, और ये ध्यान रखिए कि कमेंट सेक्शन में आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आंसर करूँगी। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, आइए फटाफट हम हमारे साथ जुड़िए। अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए जो आपकी सबसे बड़ी चीज़ हेल्प होगी वो है कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करो, IAS विद हरि मोहन। हमसे किसी भी तरह की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, किसी भी तरीके से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में, जहां पर मैं आपके साथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करूंगी, और वो टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो मिस मत करिए, बिल्कुल भी मिस मत करिए, जुड़े रहिए, और मैं आपके साथ जुड़ी रहूं, आपके लिए लगातार वीडियोस लाती रहूं। उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बटन दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।